स्वागत है आप सभी का इस डीप डाइव में। आज हम कानूनी दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो बेहद खतरनाक गलतफहमी पर बात करने वाले हैं। जी, और ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसका नुकसान बहुत से लोगों को उठाना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब अक्सर लोग ये मानते हैं कि अदालत में केस जीत लिया, जज साहब ने फैसला सुना दिया तो बस हमारी अंतिम मंजिल आ गई। ऐसा लगता है कि जैसे ही फैसला हक में आया कोई जादुई छड़ी घूमेगी और रातों रात न्याय मिल जाएगा। हाँ, फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं ना, जज ने हथौड़ा मारा और बस सब खुश। वही तो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस चौंकाने वाली सच्चाई का विश्लेषण कर रहे हैं वो ये है कि अदालत का फैसला कोई अंतिम जीत नहीं है। वो तो बस एक तरह का अनुमति पत्र है। एकदम सही। वो बस ये बताता है कि अब आपकी असली लड़ाई शुरू होने वाली है। जी। और आज के हमारे जो स्रोत हैं, मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी, हम उनके साझा किए गए अहम नोट्स और अनुभवों पर गहराई से विचार करेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो श्रोताओं को ये समझाना है कि कोर्ट से फैसला जीतना और उसे जमीन पर हकीकत में बदलना, इन दोनों के बीच की जो खाई है उसे कैसे पार किया जाता है। जिसे कानूनी भाषा में एग्जीक्यूशन या निर्णय का पालन कहते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि हथौड़ा बजते ही केस खत्म, लेकिन मैं बता दूं यहीं से कहानी असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दिलचस्प भी और जटिल भी। इसे कानूनी व्यवस्था का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के नोट्स को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है कि मुवक्किल बरसों तक लड़ता है और जब फैसला पक्ष में आता है तो वो एक जीत के भ्रम में जीने लगता है। जीत का भ्रम। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर एक इंसान ने इतना पसीना बहाया, सालों चक्कर काटे और कोर्ट ने मान भी लिया कि वो सही है, तो फिर वो इस भ्रम का शिकार क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि अब व्यवस्था अपने आप सब ठीक कर देगी। उसे लगता है अब और कुछ नहीं करना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि जैसे आपने लॉटरी जीत ली हो, आपके हाथ में विनिंग टिकट है, लेकिन आप कभी उसे भुनाने के लिए बैंक ही न जाएं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। टिकट होने का क्या फायदा अगर पैसे आपके हाथ में आ ही नहीं रहे? वही तो फिर लोग ऐसा क्यों मान लेते हैं कि कागज पर लिखा फैसला अपने आप लागू हो जाएगा? क्या ये बस जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की कमी है, लेकिन इसे तकनीकी रूप से भी समझना होगा। अधिकारों की घोषणा होना यानी जजमेंट आना और अधिकारों की प्राप्ति होना यानी एग्जीक्यूशन होना, ये कानून की नज़र में दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, घोषणा और प्राप्ति अलग अलग हैं? जी, आप देखिए, अदालत एक तटस्थ अंपायर की तरह होती है। उसका काम बस ये तय करना है कि विवाद में सही कौन है। हाँ, अंपायर ने उंगली उठा दी कि आउट है। बिल्कुल। जब अंपायर ने फैसला सुना दिया तो उसका काम वहीं खत्म। अदालतें खुद चलकर हारने वाले के घर नहीं जाती कि भाई जीतने वाले को उसकी संपत्ति सौंप दो। ओहो, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ये उम्मीद करता है कि जीतने वाला व्यक्ति खुद वापस अदालत के पास जाए। जी, उसे खुद जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि महोदय, आपने जो फैसला दिया था सामने वाला उसे मान नहीं रहा है, कृपया इसे लागू करवाएं। और इसी कदम को एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करना कहते हैं। एकदम सही। लोग भ्रम का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि केस जीतने के बाद एक भारी मानसिक थकान होती है। क्लाइंट आराम करना चाहता है। पर अमन बाजपेयी जी के नोट्स में तो कुछ और ही लिखा है ना? हाँ, उनके नोट्स में इसी मानसिकता को लेकर बहुत सख्त चेतावनी है। उनका साफ कहना है कि जीतने के बाद आराम करने का नहीं बल्कि सबसे तेज एक्शन लेने का समय होता है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। अगर कोई सोचता है कि फैसला तो हक में आ गया, 1-2 महीने बाद फाइल कर देंगे, तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान बहुत बड़ा है। मतलब मुझे तो ये बात एक लीक हो रही बाल्टी की तरह लगती है। आपने बड़ी मेहनत से एक बाल्टी में अपनी जीत का पानी भर लिया है, पर अगर आप देर कर रहे हैं तो पानी रिस रहा है। बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है यहाँ। आप जितनी देर करेंगे, सामने वाले पक्ष को अपनी संपत्ति या पैसा छिपाने का उतना ही समय मिल जाएगा। क्या देरी करने का मतलब सच में ये है कि हम हारने वाले को बचने का एक और मौका दे रहे हैं? 100%। मनीष शुक्ला जी का अनुभव बताता है कि जब जजमेंट आता है तो हारने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा डरावा होता है। दबाव में होता है वो। जी, अगर उसी समय तुरंत एग्जीक्यूशन फाइल कर दी जाए तो वो मोमेंटम काम कर जाता है, लेकिन देरी करने पर उसे कानूनी बचाव खोजने का वक्त मिल जाता है। क्या बचाव? फैसला तो आ चुका है ना, अब वो क्या ही कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। वो अपनी संपत्तियों को ठिकाने लगा सकता है। मान लीजिए किसी पर 10 लाख चुकाने का आदेश हुआ है,
अगर जीतने वाले ने 6 महीने लगा दिए एग्जीक्यूशन में, तो हारने वाला व्यक्ति उन 6 महीनों में अपना बैंक अकाउंट खाली कर देगा बाप रे। या फिर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूर के रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर कर देगा। कानूनी रणनीति में इसे डिक्री का फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, यानी फैसले को नाकाम कर देना। ये तो सच में बहुत निराशाजनक है। मतलब आपकी जीत का कागज बस एक बेकार कागज बन के ही रह गया। जी, इसीलिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां क्लाइंट बहुत अवेयर है, उसने कोई देरी नहीं की और तुरंत पिटीशन लगा दी, पर सामने वाला पक्ष बहुत ढीठ है। वो जानबूझकर आदेश मानने से इनकार कर रहा है। वो सोचता है कि मैं नहीं देता पैसे, कोर्ट मेरा क्या कर लेगी। हाँ, ऐसे मामले बहुत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अदालत क्या करती है? अदालत के पास असल में कितनी ताकत है इस कागजी फैसले को हकीकत बनाने की? यहीं पर अदालत का सबसे सख्त और शक्तिशाली रूप सामने आता है। जब कोर्ट देखती है कि कोई जानबूझकर आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो बात सिर्फ नोटिस भेजने तक नहीं रुकती। तो फिर क्या होता है? मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी ने अपने विश्लेषण में अदालत के कड़े कदमों का जिक्र किया है। अदालत सीधे संपत्ति की कुर्की, वेतन की कटौती और यहाँ तक कि गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है। ओहो, ये तो उस कागजी फैसले में सच में दांत लगाने वाली बात हो गई। मुझे तो ये उस सख्त स्कूल प्रिंसिपल की तरह लग रहा है। सख्त प्रिंसिपल? वो कैसे? जैसे शुरुआत में प्रिंसिपल सिर्फ एक चेतावनी देता है, जो कि हमारा जजमेंट हो गया, पर जब बच्चा नहीं मानता तो कोई बहाना नहीं सुना जाता, सीधे माता पिता को बुला लिया जाता है या सस्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल, अदालत भी ऐसे ही करती है, वो सीधे एक्शन लेती है। तो ये अदालत की प्रक्रिया जमीन पर कैसे काम करती है? संपत्ति की कुर्की का वास्तव में क्या मतलब होता है? कुर्की की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने वाली होती है। अदालत सिर्फ लेटर नहीं भेजती, बल्कि कोर्ट के अधिकारी, जिन्हें बेलीफ कहते हैं, सीधे उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। अच्छा, सीधे घर पर? जी, वे वहां जाकर एक आधिकारिक नोटिस चस्पा करते हैं कि ये संपत्ति अब अदालत के अधीन है और इसे बेचा नहीं जा सकता। मतलब पूरे मोहल्ले या समाज के सामने ये बात आ जाती है कि इस व्यक्ति ने अदालत का आदेश नहीं माना। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बड़ी देनदारी है तो अदालत उस संपत्ति की नीलामी करवा सकती है और पैसा जीतने वाले को दे सकती है। ओह, ये तो हारने वाले के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। और इसके अलावा जो दूसरी शक्ति है, वेतन से कटौती की, वो तो और भी ज्यादा प्रभावशाली है, खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए। ये वेतन कटौती कैसे काम करती है? क्या कोर्ट उस इंसान से कहती है कि अपनी सैलरी का हिस्सा हमें दो? नहीं, अदालत उस व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। अदालत सीधे उस व्यक्ति के एम्प्लॉयर या उसकी कंपनी को आदेश भेजती है। सीधे कंपनी को? हाँ, कंपनी के एचआर विभाग को कानूनी रूप से पाबंद कर दिया जाता है कि इस कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने काटकर सीधा कोर्ट में जमा करो। क्या बात है! इसका मतलब तो ऑफिस में भी सबको पता चल जाएगा। यही तो बात है। इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता। जब दफ्तर में पता चलता है कि किसी के खिलाफ कोर्ट का आदेश है, तो उसकी पेशेवर साख को जो नुकसान पहुंचता है, वो उसे तुरंत पैसे चुकाने पर मजबूर कर देता है। ये तो अचूक तरीका है, मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन आपने गिरफ्तारी का भी जिक्र किया था। जी हाँ, सिविल जेल। क्या सच में संपत्ति या पैसे के लेन देन वाले मामलों में किसी को जेल भेजा जा सकता है? अक्सर तो यही माना जाता है कि जेल सिर्फ क्रिमिनल मामलों में होती है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर पूरी तरह सच नहीं है। सिविल मामलों में भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अदालतें इसे सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मतलब जब कोई और रास्ता ना बचे। बिल्कुल, जब ये साबित हो जाए कि इंसान के पास पैसे चुकाने की क्षमता है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो सिर्फ परेशान करने के लिए आदेश नहीं मान रहा, तब कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर किसी को जेल में डाल दिया तो जीतने वाले को पैसा कैसे मिलेगा? जेल में बैठा इंसान तो पैसे कमा नहीं सकता। बहुत तार्किक सवाल है, पर देखिए, सिविल मामलों में गिरफ्तारी का मकसद क्रिमिनल मामलों की तरह सजा देना नहीं होता। तो फिर मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है दबाव बनाना। जेल जाने का डर ही वो चीज है जो सालों से छिपाया गया पैसा बाहर निकाल लाती है। अच्छा, मतलब डर के मारे वो खुद ही पैसे निकाल देता है। जी, जब किसी रसूखता इंसान को समझ आता है कि पुलिस सच में पकड़कर ले जाएगी और बदनामी होगी, तो वो रातों रात पैसे का इंतजाम कर लेता है। इन सभी सख्त कदमों को समझने के बाद अगर मैं एक आम मुवक्किल के नजरिए से सोचूं तो स्थिति थोड़ी डरावनी लगती है। डरावनी क्यों?
सालों तक केस लड़ने के बाद क्लाइंट अक्सर टूट चुका होता है। उसे सिस्टम से डर लगने लगता है। जब वो ये सब सुनता है कि एग्जीक्यूशन की एक पूरी नई प्रक्रिया है, उसमें देरी से संपत्ति छिप सकती है, तो इससे तो उसे घबराहट ही होगी ना। ओह, आप सही कह रहे हैं। ये शायद इस चर्चा का सबसे अहम पहलू है। क्लाइंट की घबराहट का मुख्य कारण सिस्टम का जटिल होना नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। मतलब उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, अंधेरे में होने का डर इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। और यहीं पर मनीष शुक्ला जी और उनकी टीम की पेशेवर रणनीति काम आती है। तो एक अच्छे वकील का रोल यहाँ क्या होता है? एक अच्छे वकील का काम सिर्फ कोर्ट में बहस करना नहीं है, बल्कि मुवक्किल को इस बड़ी तस्वीर से वाकिफ कराना भी है। यानी जब क्लाइंट को बताया जाता है कि लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन इस बार हमारे हाथ में अदालत के आदेश की ताकत है, तो उसका नजरिया बदलता है। 100% बदलता है। जब उसे समझ आ जाता है कि ये प्रक्रिया कोई बाधा नहीं है, बल्कि उसके अधिकारों की रक्षा के लिए ही है, तो डर खत्म होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अदालत की सारी शक्तियां उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ी हैं। जी, वो कुर्की के आदेश, वेतन कटौती के नोटिस, ये सारे हथियार असल में उसी के तरकश के तीर हैं। ये दृष्टिकोण तो सच में पूरी कहानी पलट देता है। इसका मतलब है कि सही जानकारी और रणनीति वास्तव में इस डर का सबसे अच्छा इलाज है। और इसीलिए सटीक ड्राफ्टिंग इतनी अहम हो जाती है। जब एग्जीक्यूशन पिटिशन को पेशेवर तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, तो अदालत के लिए आदेश पारित करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब उसमें हारने वाले की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बैंक खातों की जानकारी, संपत्तियों की लिस्ट, ये सब होना चाहिए। मनीष शुक्ला जी का निष्कर्ष यही है कि केस सिर्फ अच्छी बहस से नहीं जीता जाता, बल्कि एक ठोस एग्जीक्यूशन रणनीति से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्या बात है। आज की इस चर्चा ने तो सच में कई ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाली है जिन पर आमतौर पर बात ही नहीं होती। जी, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को समेट कर देखूं, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली तो ये कि जजमेंट कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। सही कहा। दूसरी बात, समय का महत्व सबसे ज्यादा है। हारने वाले को कोई मौका दिए बिना तुरंत एग्जीक्यूशन फाइल होनी चाहिए। और तीसरी बात, अदालतें असहाय नहीं हैं, उनके पास कुर्की और गिरफ्तारी जैसी शक्तियां हैं। और सबसे जरूरी बात, जब एक मुवक्किल इन कानूनी प्रक्रियाओं को समझ लेता है, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना हक मांगता है। बिल्कुल, क्योंकि न्याय तभी पूर्ण माना जाता है जब वो वास्तव में लागू हो। कागजों पर सिमटा न्याय तो अन्याय के ही समान है। एकदम सही। अब इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले मेरे जहन में एक विचार आ रहा है। जी बताइए। आज हमने कानूनी फैसलों के लागू होने पर इतनी बात की, लेकिन अगर इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें, तो सोचिए इतिहास में या हमारे खुद के जीवन में ऐसे कितने ही शानदार विचार, फैसले या वादे रहे होंगे जो सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिल गए क्योंकि उनका कभी सही से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? चाहे वो नए साल पर खुद से किया कोई संकल्प हो, समाज को सुधारने की कोई योजना हो, या अदालत का ऐतिहासिक फैसला। जी बिल्कुल। क्या किसी भी महान विचार या जीत की असली कीमत केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसे जमीन पर कितने प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? बिना एग्जीक्यूशन के क्या कोई भी फैसला सिर्फ शब्दों से भरा एक कोरा कागज नहीं है? इस पर तो श्रोताओं को सच में विचार करना चाहिए। जी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।